क्या वाटर बुलेट प्रूफ है? अक्सर फिल्मों में देखते हैं हीरो पर गोलियां चलती है और वो हीरोइक जंप लेकर पानी में कूद जाता है और बच निकलता है। लेकिन क्या रियल लाइफ में भी पानी आपको गोलियों से बचा सकता है, और बचा सकता है तो कितनी गहराई तक? चलो एक साइंटिफिक डीप डाइव करते हैं और पता लगाते हैं क्या वाकई पानी बुलेट को रोक सकता है। आप यहाँ पर जितने भी गन देख रहे हो, पिस्टल, रिवॉल्वर, राइफल, स्नाइपर राइफल, यह सभी नॉर्मल सरफेस फायरिंग के लिए होती है। यदि बात करें .50 BMG स्नाइपर की, तो इसके बुलेट की स्पीड 3300 किलोमीटर पर आवर होती है, जिसकी फायरिंग रेंज लगभग 7 किलोमीटर तक होती है। लेकिन इसी स्नाइपर को पानी में फायर किया जाए तो यह सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 फीट में ही रुक जाएगी और हाई चांस रहेंगे कि इसकी बुलेट कई टुकड़ों में टूट जाए। ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जनरली जब भी गन को फायर किया जाता है तो इसकी बुलेट पर एक फोर्स लगता है हवा के पार्टिकल्स का। अब यह फोर्स बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन इसी फोर्स की वजह से गन की एक रेंज निकल कर आती है। जनरली हमारे आसपास में जो हवा होती है, इसकी डेंसिटी 1.25 kg पर मीटर क्यूब होती है, जिसका सिंपल सा मतलब है कि यदि 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कोई क्यूब हो तो उसमें जो हवा होगी उसका वेट 1.25 kg होगा। इसको और सिंपल करें तो इस क्यूब में छोटे छोटे हवा के पार्टिकल्स है जिनका कुछ ना कुछ वेट है। तो जब भी किसी गन से फायर किया जाता है तो यह हवा के पार्टिकल इस बुलेट को रोकने की कोशिश करते हैं, तो बुलेट अपनी कुछ एनर्जी इन हवा के पार्टिकल्स में ट्रांसफर करती जाती है और आगे बढ़ती रहती है। जब बुलेट की पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है तो यह एक जगह रुक जाएगी और इसकी रेंज निकल जाएगी। लेकिन यह टोटल रेंज है। इफेक्टिव रेंज वह होती है जब बुलेट के पास में इतनी स्पीड और पावर हो कि वह अपने टारगेट को क्रॉस कर जाए। अब चलते हैं पानी पर। यदि 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाला क्यूब फिर से ले और इसमें पानी को भरा जाए तो पानी की डेंसिटी होगी 1000 kg पर मीटर क्यूब, जिसका सिंपल सा मतलब है इस क्यूब में 1000 kg पानी आ सकता है। जिसका दूसरा सिंपल सा मतलब यह भी है कि पानी की डेंसिटी हवा से 800 गुना ज्यादा है। तो जब भी 9mm पिस्टल से गन को फायर किया जाता है तो इससे बुलेट निकलती है 1260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पानी की हाई डेंसिटी होने की वजह से यह बुलेट सिर्फ 2 से 3 फीट अंदर जाते ही रोक देगा। इसके बाद बुलेट की स्पीड धीरे हो जाएगी और यह कहीं अंदर जाकर पानी में डूब जाएगी। लेकिन मानकर चलो आपके पास में एक पावरफुल 50 BMG स्नाइपर है जिसकी बुलेट 3300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकलती है, तो हो सकता है कि पानी में यह टारगेट को हिट कर जाए। यदि आप हमारे एक्सपीरियंस के साथ में अपनी क्वालिटीज को बढ़ाना चाहते हो तो हमने डिटेल से स्टेप बाय स्टेप एडवांस 3D एनिमेशन का कोर्स तैयार किया है, जो आपको किसी भी टाइप का एनिमेशन बनाने में हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लेकिन जैसे ही बुलेट पानी के कांटेक्ट में आती है तो या तो यह पानी के सरफेस से टकराते ही कई टुकड़ों में टूट जाएगी, या फिर हो सकता है कि 1-2 फीट अंदर जाने के बाद में बुलेट के कई टुकड़े हो जाएं। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ड्रैग फोर्स। स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के डायरेक्ट प्रपोजन में होता है। इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। यदि आपकी बुलेट की स्पीड 3300 किलोमीटर पर आवर है तो जब भी यह पानी में एंटर करेगी तो पानी की डेंसिटी हाई होने की वजह से इस बुलेट पर वापस एक फोर्स लगेगा जिसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। अब यदि बुलेट की स्पीड 2 गुना है तो ड्रैग फोर्स 4 गुना लगेगा, और बुलेट की स्पीड 4 गुना हो तो ड्रैग फोर्स 16 गुना लगेगा। अब जब भी बुलेट इतनी हाई स्पीड में पानी से टकराती है तो इतना हाई फोर्स वह सहन नहीं कर पाती और बुलेट कई टुकड़ों में टूट जाती है। तो यदि आप पानी के सामने जितनी पावरफुल गन लेकर आते हो तो वह उतना ही बड़ा फेलियर बनती है। हो सकता है उसकी बुलेट पानी में एंटर ही ना कर पाए। लेकिन एक नॉर्मल पिस्टल जिसकी स्पीड 1260 किलोमीटर पर आवर है, वह पानी में 2-3 फीट तक एंटर कर जाती है। इसके टुकड़े नहीं होंगे, लेकिन वह 2-3 फीट के बाद में स्पीड स्लो हो जाएगी और पानी में डूब जाएगी। एक कंडीशन यहाँ पर और है, पानी के साथ में यह भी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप कौन से एंगल से फायर कर रहे हो। जैसे हमारे पास में यह कंडीशन है, बहुत सारे शूटर बैठे हैं अपने हार्डवेयर लेकर टारगेट को हिट करने के लिए। अब यदि सिर्फ पानी के सरफेस से 5 से 15 डिग्री के बीच में फायर किया जाएगा तो बहुत हाई चांस है कि आपकी बुलेट पानी में एंटर ही ना कर पाए, और एंटर कर भी लिया तो यह टुकड़ों में टूट जाएगी। कुछ स्टडीज का ऐसा कहना है कि 11 डिग्री के ऊपर जब फायर किया जाता है तो बुलेट पानी में एंटर कर जाती है। अब जो एकदम ऊपर की तरफ शूटर बैठा है 50 BMG स्नाइपर लेकर, जो 3300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फायर कर रहा है, तो जब बुलेट पानी की सबसे ऊपर की लेयर के कांटेक्ट में आएगी तो जबरदस्त ड्रैग फोर्स लगेगा और कुछ फीट अंदर तक जाने के बाद में वह ब्रेक हो जाएगी। लेकिन यदि इसके बगल में बैठा बंदा पिस्टल से फायर करता है जिसकी स्पीड सिर्फ 1400 किलोमीटर पर आवर है, तो इसी कंडीशन में बुलेट 6 से 7 फीट अंदर तक जा सकती है, जो पहले से थोड़ी ज्यादा है, और फिर बुलेट की स्पीड स्लो हो जाती है और यह कहीं पानी में के डूब जाती है।
अब मान लो हमारा टारगेट जस्ट पानी में एंटर हुआ है और वह पानी में सिर्फ आधा फीट नीचे है, और यदि आपके पास में पिस्टल है तो आप उस पर टारगेट लगा सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत कम चांस है कि आपकी बुलेट टारगेट को हिट करे। और यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सेकंड नंबर का रीजन। जनरली जब भी गन हवा में फायर की जाती है तो बुलेट के पीछे एक जबरदस्त एक्सप्लोजन होता है, जिससे बुलेट को आगे की तरफ फोर्स लगता है। लेकिन गन की जो बैरल होती है, इसका मैकेनिज्म कुछ इस टाइप का होता है कि जब बुलेट बैरल को छोड़कर बाहर निकलती है तो वह हाई स्पीड में रोटेट करने लग जाती है और अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। अब मानकर चलो आपने बुलेट को फायर किया है और बहुत तेज आंधी चल रही है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत बुलेट अपने टारगेट को मिस कर जाए, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज है वह इस बुलेट पर लगेंगे। लेकिन यहाँ पर बुलेट का रोटेशन बहुत काम आता है। एक्चुअल में यह जो बुलेट रोटेट कर रही है इसको जायरोस्कोपिक इफेक्ट बोलते हैं। तो जब बुलेट हाई स्पीड में रोटेट करती है तो इसका एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसके पास में एक इनविजिबल फोर्स अवेलेबल होता है जो बुलेट पर लग रहा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स है उसको कैंसिल आउट करने का कोशिश करता है। चलो इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं। यदि आपने स्पिनिंग टॉप को घुमाई हो तो घूमते टाइम यदि आप इस पर कोई फोर्स लगाते हो तो यह उसको रजिस्ट करता है और वापस अपनी पोजीशन पर आ जाता है। तो इस रोटेशन से एक्चुअल में बुलेट पर जो भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं आंधी की वजह से, उनको हैंडल करते हुए अपनी डायरेक्शन में स्ट्रेट आगे बढ़ती जाती है। तो सरफेस लेवल पर इसका हमें एक अच्छा फायदा मिलता है, लेकिन पानी में यह प्रॉब्लम बन जाती है। जब भी हाई स्पीड में रोटेट करती हुई बुलेट पानी में एंटर करती है तो रोटेशन की वजह से यह सीधा न जाकर अपना रास्ता चेंज कर लेती है। अब ऐसी कंडीशन में यदि टारगेट ऊपर भी है तो उसको हिट करना आसान नहीं होता। एक कंडीशन और लेकर चलते हैं। मान के चलो यदि आप खुद ही पानी में एंटर कर जाते हो गन को लेकर और आपका टारगेट भी पानी में है, तो फिर क्या होगा? इस कंडीशन में सिंपल सी बात है, गन की जो बैरल है उसमें भी पानी चला जाएगा, लेकिन फिर भी गन फायर कर सकती है। तो जब भी फायर किया जाएगा तो बैरल के अंदर जो पानी है वह बुलेट को स्ट्रॉन्ग ड्रैग फोर्स प्रोवाइड करवाएगा और मुश्किल से बुलेट गन से निकलने के बाद 1 फीट दूर जा पाएगी। और यहाँ पर हो सकता है कि यदि पानी का ड्रैग फोर्स ज्यादा हुआ तो बैरल फट भी सकती है, क्योंकि बुलेट के पीछे का एक्सप्लोजन इसको आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है और पानी इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, तो बैरल फटने के हाई चांस रहते हैं। लेकिन कुछ राइफल्स होती है जो पानी में फायर कर सकती है, जैसे रशियन मेड एपीएस अंडर वाटर राइफल। इनके प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे स्टील के नुकीले नीडल टाइप और साइज में थोड़े लंबे होते हैं, और सबसे खास बात यह रोटेट नहीं करते हैं, तो एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। अब काफी इंटरेस्टिंग होगा यह जानना कि इसकी जो बुलेट है इस पर पानी का ड्रैग फोर्स कैसे काम करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है सुपर कैविटेशन। जब इस नीडल टाइप बुलेट को फायर किया जाता है तो इसकी स्पीड 3600 किलोमीटर पर आवर से लेकर 5000 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है, और इतनी हाई स्पीड में जब पानी के मॉलिक्यूल इस नीडल से टकराते हैं तो वह दूर नहीं हो पाते, और वाटर मॉलिक्यूल का प्रेशर कम होने की वजह से यह वेपर या गैस में बदल जाते हैं।